विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र कहता है, टचिंग आई बॉल्स एज अ फेदर, lightness between them opens into the heart and there permeates the cosmos। आँख की पुतलियों को पंख की तरह स्पर्श करने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहां पर ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। फिर से सुन लें सूत्र को। आँख की पुतलियों को पंख की तरह स्पर्श करने से, फेदर टच, उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहां पर ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। देयर परमेट्स द कॉस्मोस। अब इसके पूर्ववर्ती सूत्र के समझने की संभावना के आधार पर विज्ञान भैरव तंत्र ये सूत्र हमारे सामने रखता है, क्योंकि अगर हमने वो विस्तार की, समझ की, खुलेपन की यात्रा की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जरूरी नहीं हम वहां पहुंच गए थे तो यहां आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो बात वहीं की खत्म। इसीलिए तो वो अल्टीमेट था। अब इसको अल्टीमेट जब समझेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे है, ये अपनी तरह से। लेकिन अगर उधर कदम बढ़ा दिए थे तो कुछ तैयारी शुरू हो गई थी, वो तैयारी अब काम आएगी। उस तैयारी के आधार पर अब हम इसको समझेंगे। ये है हमारी संवेदनशीलता को अतिशय रूप से विकसित करने का सूत्र। इनकी तकनीकी जो व्यवस्था है उसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन उस तकनीकी व्यवस्था में जाएं, उसकी टेक्निक में जाएं, इसके पहले ये क्या है, स्पर्श क्या है, हल्कापन क्या है, हृदय में क्या खुलता है, ये ब्रह्मांड कैसे परिव्याप्त होता है, इसको हमें समझना होगा। आँख हमारा सबसे संवेदनशील शरीर का हिस्सा है, सर्वाधिक संवेदनशील। आँख में जरा सा तिनका भी पड़ जाए, आँख को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए आँखों का उपयोग किया गया इसमें। अब आँखों का केवल इतना ही मामला नहीं है कि वो संवेदनशील हैं। एक व्यक्ति के चेहरे की जो आँखें हैं वो उसका पूरा व्यक्तित्व है। आँखों में पूरा व्यक्तित्व समाया होता है। इसीलिए कहते हैं जो आँखें हैं वो व्यक्ति की अंतरात्मा की खिड़की होती, उसके ओपनिंग है। किसी की आँखों में झांक कर, आँखों का ढंग देखकर हमें एहसास हो जाता है व्यक्ति कैसा है, कितना गहरा है, कितना उथला है, कितना प्रेमपूर्ण है, कितना क्या उसके भीतर तूफान चल रहा है। आँखें बोलती हैं। आँखों से अभिव्यक्ति की एक निरंतर धारा बहती रहती है। हम बोलें ना बोलें, चुप रहें, लेकिन आँखें बोलती रहती हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आँखें ना बोलती हों। आँखें हमेशा बोलती। तो अभिव्यक्ति का भी एक अभूतपूर्व ढंग आँखों के माध्यम से हमको मिला हुआ है। संवेदनशीलता की बात को ध्यान में रखते हुए ही निसर्ग ने, प्रकृति ने हमारे नियंत्रण में चीजें नहीं दी बहुत सारी कि आंखों को हम अलग ढंग से नियंत्रित करें। पलकें झपकेंगी अपने आप। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका नियंत्रण जीवन ने, अस्तित्व ने अपने हाथ में रखा। दिल धड़कना हो या और भी जो भी शरीर की हमारी प्रक्रियाएं हैं तमाम। दिल धड़कता है भीतर, वो तो हमको पता नहीं चलता, धड़क रहा अपना काम कर। यानी सारी चीजें जो अपने ऑटो मोड में चल रही हैं वो आंतरिक हैं, उनका हमें बाहर पता नहीं चल रहा है। भोजन पचाया जा रहा है, रक्त बह रहा है, मस्तिष्क लगातार अपना काम कर रहा है, इतना पूरा कार्य व्यापार चल रहा है हमारे भीतर,
लेकिन वो भीतर चल रहा है। बाहर आंखें ही ऐसी हैं जिनमें जो गतिविधियां हैं उनको हम देखते भी हैं, उनमें तैरा हुआ किसी भी भाव का बादल हमको दिखता भी है। अब पलकें झपकती हैं, उनका अपना ढंग है, आंखों को जीवंत रखना है, तरोताजा रखना है, लुब्रिकेट रखना है, तो पलकें झपक रही। अब कोई ये पढ़ ले कहीं, मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है ऐसा कि जब व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है या चेतना के रूप में विकसित हो जाता है, तो उसकी पलकें कम झपकती, वो आंखें खोल के ऐसे बैठा रहता है। कई ऐसे महान लोगों ने ऐसी बातें लिख भी दी कि जब उनको बोध हुआ तो उनकी पलकें झपकना बंद हो गई उनकी, कोई बीमारी हो गई होगी, कोई मशीन में कोई अपनी गड़बड़ी हो गई होगी। वो कोई नॉर्म नहीं है, वो कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि पलकों का झपकना आंखों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, उनको जीवंत बनाए रखने के लिए। तो कई लोग तो प्रैक्टिस में लगे रहते हैं आंख फाड़ फाड़ कर देखने के लिए, देख रहे हैं जम के। ऐसे एक विचारधारा के व्यक्ति एक बार मेरे पास आए थे, वो देखते रहे मुझको बहुत बार। उन्होंने कहा, आपको क्या बोध हुआ? आपकी आंखें तो ऐसे से झपकती रहती हैं। मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ होगा भाई, क्या करें, और क्या लेना देना, हुआ नहीं हुआ, तुमको लगता नहीं हुआ, बात खत्म हो गई तुम्हारे लिए। अगर उनकी धारणा के हिसाब से आंखों को बिल्कुल फाड़ के मैं बैठा रहता, जो कि प्रैक्टिस से संभव भी है, तो बोध हो गया था, झपक गई। ऐसी बेवकूफियों में लोग लगे रहते हैं। आंखों के साथ भी हम लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे लिए इतनी कोमल और जीवनदायी एक संरचना है, उनके साथ हम लड़ाई लड़ते हैं। अब आंखों का और रंग ढंग समझें, ये संवेदनशीलता को विकसित करने का आयोजन है। अगर हम कुछ काम शुरू कर दें अपनी आंखों के माध्यम से ही, तो हम अपनी संवेदनशीलता को, अपनी जीवंतता को बहुत बहुत मात्रा में विस्तार दे सकते हैं। जैसे देखें कि अभी जितनी बात इसके पहले के सूत्र में करी, ऑल इंक्लूसिवनेस की, सबको शामिल कर लेने की, फिर इसके विपरीत चीज़ें हैं जजमेंटल, चुनाव की, अच्छे गलत के विभाजन की, मतलब विभाजित करने की, खंडित करने की जो बातें हैं। तो इस काम में भी हमारी आंखें हमेशा लगी रहती हैं। हम कुछ भी देख रहे हैं और हमारी आंखों में सारे भाव डोल रहे हैं, सही गलत के, आकलन के, जजमेंट के। आंखों के माध्यम से भी हम वही काम कर रहे हैं। हमारी आंखें ऐसी नहीं होती कि वो बस देखें, जस्ट सीइंग। आंखें भी हमारे लिए जजमेंटल एटीट्यूड का पूरा माध्यम बन चुकी होती हैं, और इन्हीं कारणों से आंखें थकती हैं, बोझिल होती हैं, बीमार होती हैं। यूं अगर देखा जाए शरीर विज्ञान की दृष्टि से, सारी संरचना ऐसी है, इतनी डेलिकेट, इतनी कोमल, इंट्रिकेट यानी कि जटिल, और इतनी अलाइव कि अगर वो सचमुच में अपनी उस अलाइवनेस के साथ चले तो आंखें पूरे जीवन पर्यंत एक दिए जैसी जलती रहें। जैसे बच्चों की आंखें देखिए, क्यों इतनी जीवंत और इतनी चमकदार होती हैं। इसके बाद फिर हमको बुद्धों की आंखें ऐसी दिखती हैं जब वो बिल्कुल दिए जैसी जल रही होती हैं। क्यों, कभी सोचा इस पे हमने? क्योंकि बच्चों की आंखें अभी देखने का काम कर रही हैं, आंखों के माध्यम से वो बाकी सारी खुराफात नहीं कर रही हैं। ना जजमेंट हो रहा है, ना कोई निर्णय लिया जा रहा है, ना निंदा करी जा रही है। कभी कभी हम नहीं बोलते और देख देख के किसी को कितना निंदित अपमानित कर देते हैं। आंखों के देखने मात्र से हम व्यक्ति का अपमान कर देते हैं, आंखों के देखने मात्र से हम व्यक्ति का सम्मान कर देते हैं। क्यों? कोई हमको नहीं पसंद है, हम ऐसे देखते हैं। हम किसी को गाली दें इसके पहले ही हमारी दृष्टि गाली दे चुकी होती है। हम किसी को आई लव यू बोलें उसके पहले ही हमारी आंखें बोल चुकी होती है। हमने आंखों को उन सारे कामों में लगा दिया है जिसके लिए वो डिजाइन नहीं।
अब नैसर्गिक रूप से उनमें जो झलकेगा सो झलकेगा, वो हमारा सरोकार नहीं है, वो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जो झलकेगा झलकेगा, नहीं झलकेगा नहीं झलकेगा, हमें क्या करना है। लेकिन आंखों के माध्यम से पूरे पोथी पुराण लिखने का काम हमारा नहीं। आंखें बोझिल हो जाती, थक जाती, सुस्त हो जाती। कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं आंखों की। जो लोग उस चिकित्सा, उस विज्ञान को जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन कभी देखें कि ये होता क्यों है? क्योंकि आंखों की उस जीवंतता को हम समाप्त कर रहे हैं, और आंख तक के साथ हम संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। शरीर का जो संवेदनशील हिस्सा है, कभी देखो लोगों को आंख को स्पर्श भी करना हो, महिलाएं बस मेकअप के टाइम थोड़ा आंखों को ठीक से प्यार से टच करती, बाकी आंख को रगड़ रहा है, कोई आंखों को मिचमिचा रहा है, कोई मतलब आंखों के इतने कोमल अंग के साथ भी पूरा दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम वो ब्रश होता है ना मेकअप वाला, बड़ा फेदर टच वाला, उसको लेकर जब लगाते हैं और वो टच आता है, देखिए उस समय कितना चेहरा खिल जाता है। तो कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है कि ये जो चेहरा खिलता है मेकअप की वजह से खिलता है, या मेकअप के प्रोसेस के दौरान आँखों के साथ जो अच्छा ट्रीटमेंट हो गया होता है, आँखों के साथ जो सम्मानजनक सौम्य प्रेमपूर्ण व्यवहार हो गया होता है, जिसको वो डिजर्व करते हैं, इसलिए थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा सुंदर अनुभव करने लगता है। इसलिए महिलाओं को मेकअप करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। करिए, कम से कम दिन में कुछ बार तो अपनी आँखों को प्यार से आप टच करेंगे। नहीं तो किसी को मुंह धुलते हुए देखिए, मुंह पोंछते हुए देखिए, लगता है बस वार फ्रंट पे जा रहे हैं, कोई लड़ाई शुरू हो गई, गोलियां चलने वाली हैं, वो जा रहे हैं, इस तरह से सब चल रहा होता है। उसके बाद परेशानी होती है, डॉक्टरों के पास भागिए। चिकित्सक भी अगर इसका उपयोग करने लगे तो कितनी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। हथेलियों से, हमारी हथेलियां भी संवेदनशीलता का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। यही कारण है कि जब हम प्रेम से भरते हैं तो आंखों के बाद दूसरा काम क्या करते हैं, किसी का हाथ थाम लेते हैं, किसी के कंधे पे हाथ रख देते हैं, किसी को छू लेते हैं। बाहर पेड़ पौधे भी हैं, उनको भी पत्तियों को एक बार ऐसे टच कर लेते हैं। हमारी हथेलियां हमारी संवेदना को अभिव्यक्त करने का अभूतपूर्व माध्यम है। हर कोई जानता है। जो प्रेम में डूबते हैं वो स्पर्श को पहचानते हैं कि जैसे ही तुमने किसी को स्पर्श किया, पता चल जाता है कि ये स्पर्श कितना गहरा है, कितना प्रीतिपूर्ण है, कितना अलगाव से भरा है, इसमें क्या है। तो ये हमारे हाथ भी उस संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसीलिए जब गुस्सा आता है हम मुट्ठियां बांधते हैं, गुस्सा आता है हम कुछ तोड़ देना चाहते हैं हाथों से। फिल्मों में देखते नहीं, बस कोई गिलास पकड़े हैं, गुस्सा आया, बस उसको वहीं दबा के खटाक से तोड़ दिया। हथेलियों से, पैरों से बाद में तोड़ेंगे, पहले हथेली। किसी को थप्पड़ मारने का मन, किसी को घूंसा मारने का जो मन करता है, वो क्रोध की अभिव्यक्ति में हमारी संवेदनशील जो भंगिमा है उसी का उपयोग है। इन सारी चीज़ों को पहले बॉडी लैंग्वेज में पहले सिंथेसाइज कर लें, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। पहले तो गिरेबान पकड़ने का मन करेगा, किसी को थप्पड़ लगा देने का मन करेगा, ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो काट लेने का मन करेगा, काट भी लेते हैं कई लोग। अब उसके बाद संवेदनशीलता का हमारा ये हिस्सा आ जाता है, हमारे होंठ, हमारी ये जो होठों के आसपास की संरचना है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति के मनोभावों का 60 से 80% यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। आंखें तो बोलती हैं, होंठ भी बोलते हैं। किसी के होठों को देखकर ही समझ में आ जाता है कि दमन है, मुक्ति है, हिंसा है, अहिंसा है, प्रेम है, घृणा है, क्या है। किसी को देखकर हम मुंह बिचकाते हैं कि नहीं बिचकाते, मुंह बनाते हैं कि नहीं बनाते। वितृष्णा में हमारा मुंह अलग सा हो जाता है, किसी को प्रेम में मुंह खुला का खुला रह जाता है, अवाक रह जाते हैं। आंखों के बाद हाथ, होंठ
यूँ तो फिर पूरा शरीर शामिल होगा, लेकिन अभी इन 2-3 बातों को ही समझ के चलें, तभी आँख वाली बात ज़्यादा समझ में आएगी। अब ये सब जो चीज़ें सर्वाधिक संवेदनशील हैं, तो शरीर अपनी अभिव्यक्ति के लिए इनका निरंतर उपयोग करता है, निरंतर उपयोग करता है। सूत्र कहता है कि आँख की पुतलियों को बस ऐसे छुओ, पंख की तरह दबाव नहीं डालो। कभी हम थके हुए बोझिल अनुभव कर रहे हो, हमारी आंखें शुष्क हो रही हो, ड्राई हो रही हो, तो बस अपने हाथों को थोड़ा पहले प्रेम से भरने दें, उनकी जीवंतता को जागने दें और बस छुएं बहुत कोमल ढंग से। सूत्र कहता है इस प्रकार के छूने से उनके बीच का जो खुलापन है, आंखों के बीच का हल्कापन जो है, वो हृदय में खुलता है और वहां पर ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। एक हल्कापन, एक ऐसी लाइटनेस आंखों के पीछे से खुलती है और जैसे कुछ धीरे धीरे उतर कर हृदय में बस जाता है, ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। क्यों? हृदय भी हमारा वो ढंग है, हृदय का केंद्र वो ढंग है जो हमारे जीवन में हल्केपन और भारीपन को पैदा करता है। प्रेम घटता है तो व्यक्ति उड़ना चाहता है, उसको लगता है बस मैं उड़ने लगूं, या उसको लगता है मैं उड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की घटना ने हृदय केंद्र को उस हल्केपन से भर दिया है। उस हल्केपन से हमारे जीवन में जो भारीपन है वो हमारे इस शरीर के वजन के कारण उतना नहीं है जितना हमारी धारणाओं, विचारों, मान्यताओं, मतों, उनके कारण है। हम बोझिल हैं उनके कारण, घिसट रहे हैं हम इसलिए नहीं क्योंकि हमारा शरीर घिसटने के योग्य हो गया है। हम घिसट इसलिए रहे हैं, हम भारी इसलिए हो गए हैं, बोझिल इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी धारणाओं और सारी हमारे मतांतरों, खंडित मानसिकताओं का बोझ हमारे ऊपर बैठ गया है। हमारी आंखें उस द्वैत और उस बंटवारे के इस कदर जाल में उलझ गई हैं, इस सब भारी हो गया है। आंखों को छूना शारीरिक घटना है, लेकिन उस छूने के पहले जो तैयारी है वही कठिन है। छूना तो आसान है, हाथ उठाए छू लिया, वो भी बहुत कारगर है। सूत्र तो पहले उसी की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान दें उसके पहले क्या कहे आया है विज्ञान भैरव तंत्र। तो अपनी आंखों का उपयोग करें बस देखने के लिए, और ये कुछ दिन प्रयोग करना होगा हमको कि आंखें जैसे कैमरा खुलता है तो कैमरा कोई निर्णय नहीं देता, कोई जजमेंट नहीं देता, जो है सो है, उसको देखता है। निंदा नहीं है, प्रशंसा नहीं है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, विरक्ति नहीं है, बस है। लेंस खुला और देखा गया। आंख में भी तो लेंस ही पड़ा है ना। देखने की घटना तो यही होनी चाहिए कि वो प्रकाश की किरणें गईं, लेंस से टकराई, कोई इमेज बनी, तुमने देखा। लेकिन फिर देखने में जब हम अपना मन डालते हैं, अपनी कंडीशनिंग डालते हैं, तो वो देखना ही कितना बोझिल हो जाता है। बस देखा कुछ दिन इस अभ्यास को, बिना किसी निर्णय, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी आसक्ति के, विरक्ति के, बस देखा। जैसे कैमरे का लेंस खुलता है और देखा जाता है चारों तरफ, अपना घर, बाहर, व्यवसाय, कहीं भी बस देखिए। तुम्हारा बॉस सामने खड़ा है, तुम्हारा सबऑर्डिनेट सामने खड़ा है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी, ज्ञानी अज्ञानी, तुम्हारी आंखें बोले नहीं, तुम्हारी आंखों में कोई जजमेंट ना आए कि कौन है क्या है। तुमने देखा, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। और ये इसी बोध से आएगा कि हर कोई तो उसी चैतन्य का मैनिफेस्टेशन है, उसी की अभिव्यक्ति है। सो व्हाट, सब एक ही है, खास बात क्या है। ये चिड़िया,
ये जानवर, ये इंसान, ये छोटा, ये बड़ा, ये साधु असाधु, ये संत, ये शैतान, ये साइकोपैथ, ये सेज, बस देखा, इसको अभ्यास में डालिए। तो जब बस केवल देखने की आदत हम कुछ दिन डालेंगे, उसी से आंखें बहुत तरोताजा हो जाएंगी। कई सारे आई ड्रॉप्स का खर्चा बच जाएगा। कुछ दिन अभ्यास कर लें, बहुत सारे आई ड्रॉप्स का खर्चा बच जाएगा, आंखें अलाइव हो जाएंगी। क्योंकि अब लेंस अपना काम करेगा, लेंस के ऊपर हमारा अतिरिक्त बोझ नहीं है। क्योंकि जब हम ये यहाँ भी साइंस को ले आए, समझें, जब हम ये जजमेंटल और सारा बर्डन डालते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो जो सारा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न, न्यूरोट्रांसमीटर और सब रिलीज करता है, तो देखने की प्रक्रिया भी बोझिल हो जाती है। और अंदर ब्रेन के जो सेंटर्स हैं वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए तो वो बस केवल एक प्रोसेसिंग इमेज थी, दिखा दी गई भी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर दूसरे सेंटर्स, मेमोरी के सेंटर, हमारे कंडीशनिंग के सेंटर, वो सब उसमें गड्ढ-मड्ढ करके उसको रंग रूप देते हैं। बस देखने की प्रक्रिया भी बोझिल हो गई। तो अगर हमारी आंखों को स्वस्थ रखना है तो कुछ दिन तक बस देखना, केवल देखना, जस्ट सीइंग, इस अभ्यास को डालें। इसके बाद आंखें निर्मल होंगी। फिर अपने स्पर्श को भी नॉन जजमेंटल बनाएं, उसको जीवंतता से भरें, जीवंतता से। और उस जीवंतता के भाव के बाद फिर अपनी आंखों को स्पर्श करें। और वो हल्कापन, जिसको सूत्र कह रहा है कि वो खुलता है और हृदय में जाकर घुल जाता है और पूरा ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। ये हृदय ही तो हमारी शांति का केंद्र है, सेंटर ऑफ पीस है। हल्कापन क्यों? हल्कापन इसीलिए क्योंकि दृष्टि का द्वंद्व चला गया तो हल्का ही हल्का है, बस वो हृदय में जाकर घुल जाता है। हल्कापन का एहसास हमारे हार्ट सेंटर में ही होता है। हम बस उड़ने लगते हैं, हम तैरने लगते हैं, हम बोझिल नहीं होते, हम बहुत सौम्य हो जाते हैं। अब इसके लिए और एक चीज लाएं अपने जीवन में, इस सूत्र को समझने के लिए। ये हल्कापन मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, यानी कि वो उदात्त है, सूक्ष्म है? तो इसको अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे। हम अपने चलने को भी बदलेंगे। अभी हम चलते हैं तो हम अपनी चाल देखें, जमीन को रौंदते हुए चलते हैं, रौंदते हुए। देखिए ऐसे चल रहे होते हैं हम लोग। कभी किसी जानवर को चलते हुए देखिए, नैसर्गिक रूप से वो ऐसा चला, जमीन दब रही होती है ऑब्वियसली उसके चलने से, वो तो जो घटना है वो तो वैसे ही हो रही होती है। लेकिन किसी जानवर के चलने का ढंग देखिए, ऐसा लगता है जैसे वो चला ही नहीं, चल गया, गुजर गया। मनुष्य अपने मनोभावों के अनुसार भी चलता है। प्रेम में होता है अलग ढंग से चलता है, घृणा में होता है अलग ढंग से चलता है, अहंकार में होता है तब तो वो निश्चित ही रौंद रौंद के चलता है जमीन को। प्रोसेस को उल्टा कर देना है। धरती ने हमको संभाला है, केवल एक मानसिक अंतर, सचेतनता, कि हम चलें और अपने मन को बस केवल सुझाव दें कि हम कोई भार नहीं डाल रहे हैं, धरती पर सौम्यता से चल रहे हैं। कभी बिना आवाज के चलने की कोशिश करें। और बाकी तो मानसिक केवल एक सजेशन है, मेंटल सजेशन, ये भी कल्पना का ही उपयोग है कि जमीन पर चल रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई वजन नहीं डाल रहे हैं। और कुछ दिनों में लगेगा सचमुच हम जैसे हवा में तैर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे इस जमीन ने भी, इस धरती ने भी हमको संभाला हुआ है। इसीलिए जब हम कभी किसी को प्रेम से उठा लेते हैं तो वो उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि वो हल्कापन कहीं से प्रवेश कर गया होता है। प्रेमी प्रेसी अक्सर उठा लेते हैं एक दूसरे को। अब ये सब अपने रिस्क पे उठाने का काम करिएगा। किसी के यहाँ जो उठाने का जो दूसरा हिस्सा होगा वो किस कदर होगा, तो तुम्हारी रीढ़ टूटेगी या मुंह के बल गिरोगे उठाने के चक्कर में।
उस सब से मेरा लेना देना नहीं। तो वो अपने प्रेमी प्रेयसी, अपने स्पाउस को उठाना अपने रिस्क पे करिएगा। कहने का केवल तात्पर्य है, कभी कभी हम प्रेम से अगर उठा भी लेते हैं तो उतना भारी नहीं लगता व्यक्ति। इसलिए भारी नहीं लगता क्योंकि कुछ हल्कापन है, कोई ऐसी चीज आ जाती है हमारी भाव दशा के साथ, हमारे सजेशन के साथ। तो इस हल्केपन को हर अलग अलग आयाम में हमको पहले डालना है। अपने ज्ञान, धारणा वगैरह वगैरह के बोझ से हल्का हो जाना है, जजमेंट्स, चुनावों, निर्णय, इन सब से हल्का हो जाना है। केवल देखना है, केवल स्पर्श करना है। और फिर जब हम इस सूत्र का एक टेक्निक की तरह, विधि की तरह उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर जीवंत हो जाता है। फिर इसकी एक और डीपर साइड, जिसका ताओइस्ट दर्शन में, यानी कि जो लाओ त्से का ताओ दर्शन है, उसमें बहुत उपयोग किया गया। सौम्यता, स्पर्श की अतिशय सौम्यता, वो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देती है। आंखें ही नहीं, अपने शरीर के किसी भी हिस्से को कभी बहुत सौम्यता से स्पर्श करो, वो हिस्सा तुम्हारा स्वस्थ होने लगेगा, जीवंत होने लगेगा। हम नहीं छूते ऐसे। हम किसी को आलिंगन में भी लेते हैं तो कस के भींच लेते हैं। कभी किसी को ऐसे आलिंगन में लो कि जैसे पंख की तरह स्पर्श किया, फिर देखो क्या हल्कापन खुल जाता है। व्यक्ति ने चुंबन का भी अपने जीवन में जो आविष्कार किया और प्रयोग किया, वो भी आक्रामक है। कभी वो भी फेदर टच से प्रयोग में लाएं अपने प्रिय के साथ। ये सूत्र इसीलिए बिलव्ड और ये शब्द उपयोग करके ही आगे बढ़ते हैं। कुछ भी स्पर्श करें, एक फेदर टच, और हम देखेंगे एक हीलिंग घट रही है, एक अजीब सा स्वास्थ्य उतर रहा है। ज्यादातर लोग बहुत मसाज के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसे मसाज होके कुछ बड़ा फायदा हो जाता है। हाँ, हो जाता है, मसल्स, मस्कुलर रिलैक्सेशन वो अपनी जगह, लेकिन इसका जो सूत्र के विज्ञान की तरह से अगर हम उपयोग देखें, शरीर में कहीं भी पीड़ा है, थकान है, समस्या है, फेदर टच, पहले अपने हाथ की जीवंतता को महसूस करें और एक फेदर टच, और देखेंगे कि शरीर में जीवन दौड़ने लगा है। ताओ परंपरा में इन्हीं विधियों के आधार पे कई सिस्टम डेवलप हुए, कई तरह के नृत्य पैदा हुए, जहां पर मोमेंट इतना सौम्य है कि पता ही नहीं चलता। नृत्य है लेकिन हाथों की भंगिमाओं का उठना पता ही नहीं चलता। और वो अगर हम इतने स्लो प्रोसेस से चीज़ों को कर दें, जैसे ताई ची जैसी चीज़ों का आविष्कार वहीं से ताओ सिस्टम से हुआ। अभी हमारा नृत्य देख लो, धम 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 धड़ाक, नृत्य नहीं, पूरा लगता है कि युद्ध पे जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में भी उन सौम्य भंगिमाओं का उपयोग किया गया। ये जो फेदर टच है, कोमलता, संवेदनशीलता, इसको ध्यान में रखना है। भोजन, उसको भी उसी सौम्यता से, फेदर टच से कभी स्पर्श करके उठाएं। हम अपने खाने की चीज को भी उठाते हैं तो कैसे? सौम्यता से नहीं उठाते। ये जो हल्केपन का स्पर्श और हल्केपन की भावना, इसको हर जगह लेकर जाएं और देखेंगे कि जीवन बिल्कुल आमूल चूल बदला जा रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कभी कोई तुम दुख में हो और बस तुमको हल्का सा स्पर्श कर दे प्यार से, कुछ हल्कापन खुल जाता है, हृदय में ब्रह्मांड परिव्याप्त हो जाता है। का अभिप्राय यही है कि हृदय इतना विस्तृत हो जाता है, हृदय इतना असीमित हो जाता है, उसकी सीमाएं, उसकी बाउंड्रीज मेल्ट हो जाती हैं। तो ये बड़ी सहजता से घटता है। तो इसके बहुत बहुत सारे प्रयोग हैं। ये भी प्रयोग कठिन है, ये बात भी कठिन है, लेकिन अगर इसके पहले की बातें समझ ली गई हैं तो ये भी बहुत आसान बन जाता है और पूरे जीवन को बदल के रख देने में ये सक्षम है सूत्र।